हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर नेक्स्ट थ्योरी की, मतलब कि करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी उससे पहले अगर हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर की बात करें तो आपको याद ही होगा कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इस चैप्टर का एकदम बेसिक स्टार्ट किया था कि भाई इलेक्ट्रिक करंट का विचार हमें कहाँ से आया, नेचुरल फिनोमिना में से आया, जैसे कि स्पार्क, लाइटनिंग। उसमें से हमें विचार आया कि भाई इलेक्ट्रॉन कैसे भी करके मूव होना चाहिए तो ही वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो सकता है। फिर वायर के अंदर इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होने की पूरी प्रोसेस हम लोगों ने बात की थी कि भाई अगर आप लोग वायर में करंट प्रोड्यूस करना चाहते हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन मूव होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए आप लोगों को उससे फोर्स अप्लाई करना होगा। फोर्स अप्लाई करने के लिए F = QE इक्वेशन के मुताबिक आप लोगों को उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना होगा, एज वेल एज उस पर कुछ ना कुछ वर्क डन करना होगा। और उस वर्क डन करने के लिए आपको कुछ एनर्जी चाहिए होगी, और वो एनर्जी आप लोगों को कहाँ से मिलेगी, तो भाई बैटरी के EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में से मिलेगी। और बैटरी क्या करेगी, तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेगी। वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर क्रिएट करेगा, जिसकी मदद से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन मूव होगा। और इलेक्ट्रॉन मूव होगा तो आपको इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। रेडी। फिर हम लोगों ने उसका इक्वेशन बनाया था I = Q/T, जहाँ पे हम लोगों ने क्लेरिफाई किया था कि भाई जो चार्ज पास हो रहा है किसी भी क्रॉस सेक्शन के अंदर, वो क्रॉस सेक्शन को परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये वर्ड आप लोग याद रखना, आज आपको बहुत काम आने वाला है। रेडी, कि भाई चार्ज उसके क्रॉस सेक्शन को परपेंडिकुलर होना चाहिए और नेट चार्ज फ्लो होना चाहिए। नेट चार्ज फ्लो करने के लिए आप लोगों को कंपलसरी उसके साथ बैटरी को कनेक्ट करना होगा, और यूनिट टाइम के साथ अगर वो फ्लो करेगा तो उसे आप लोग बोलोगे इलेक्ट्रिक करंट। रेडी। तो यहाँ से भी आप लोग क्लियर देख सकते हो भाई कि I Q और टाइम पे डिपेंड करता है, मतलब Q के प्रोपोर्शनल में होगा और T के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो सिंपल सी बात है, अगर ज़्यादा चार्ज फ्लो होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे करंट भी क्या मिलेगा आपको, ज़्यादा। अगर कम चार्ज फ्लो होगा तो आपको करंट भी क्या मिलेगा, कम। उल्टा अगर कम टाइम में ज़्यादा चार्ज फ्लो होगा, ठीक है, या तो आप लोग बोल सकते हो चलो कि सपोज 1 सेकंड में 5 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है, और सेम दूसरे वायर में 1 सेकंड में 10 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो एक वायर के अंदर चार्ज कम फ्लो हो रहा है सेम टाइम में, दूसरे वायर के अंदर चार्ज ज़्यादा फ्लो हो रहा है सेम टाइम में, तो क्या होगा भाई, दूसरा जो वायर होगा उसमें इलेक्ट्रिक करंट आपको ज़्यादा मिलेगा। दूसरी बात कि अगर उसे उल्टा हम चलें कि चलो दोनों वायर सेम ही मटेरियल के होंगे, सेम लेंथ सेम एरिया, लेकिन इसके अंदर 5 कूलम का चार्ज, सेम इसके अंदर भी 5 कूलम का चार्ज, लेकिन यहाँ पे टाइम लग रहा है 1 सेकंड, ठीक है, और यहाँ पे टाइम लग रहा है 10 सेकंड। दोनों वायर सपोज कॉपर के ही होंगे, चलो सभी चीज़ें सेम, लेकिन यहाँ पे 1 सेकंड में जो चार्ज पास हो रहा है वही चार्ज दूसरे वायर में 10 सेकंड में हो रहा है। तो आप ही सोचिए कि कहाँ पे आपको करंट ज़्यादा मिलेगा, तो फर्स्ट वायर में आपको करंट ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कम टाइम में चार्ज पास हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग समझ होंगे भाई कि वो क्या होगा, टी पे भी डिपेंड करेगा कि भाई कम टाइम में चार्ज पास हो रहा है कि ज़्यादा टाइम में चार्ज पास हो रहा है। रेडी। चलो यहाँ से फिर हम लोगों ने बात की थी उसके यूनिट की 1 कूलम पर सेकंड। फिर मैंने आपको बताया था कि भाई 1 कूलम मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स अगर 1 सेकंड में पास होंगे तो वहाँ पे 1 एम्पियर करंट जनरेट होगा। रेडी। फिर हम लोगों ने बात की थी भाई कि चार्ज कैरियर्स अलग अलग सब्सटेंस में कौन से होंगे, तो सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, ठीक है। मेटालिक कंडक्टर में होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फिर इलेक्ट्रोलाइट में होंगे पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस, और गैस में होंगे पॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये सब थे चार्ज कैरियर्स। फिर हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात की थी कि भाई कोई भी चार्ज कहीं पे भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, या तो न्यू चार्ज कोई क्रिएट नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकता है। और जितना चार्ज
एंटर होगा, जितने टाइम में उतना ही चार्ज दूसरी तरफ से उतने ही टाइम में बाहर निकल जाएगा। ये सभी चीज़ें आज आपको फिर से काम आने वाली है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट के अलग अलग इक्वेशन बनाए थे, जिसको हम लोग फास्ट रिवाइज कर लेते हैं, आपको पता ही होगा। चलो, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, 1/t इज इक्वल टू हम लोगों ने लिखा था F, रेडी। फिर दूसरा हम लोगों ने बनाया था भाई I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या होगा भाई, डिस्टेंस बाय टाइम। इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा तो वो कितना लेंथ को कवर करेगा, उसका जितना सरकमफ्रेंस होगा, मतलब कि 2πr। तो v इज इक्वल टू क्या होगा, 2πr बाई टी। तो t इज इक्वल टू क्या होगा, 2πr बाई v। तो मैं t की जगह पे यहाँ पे 2πr बाई v लिख सकता हूँ। v कहाँ पे जाएगा, ऊपर की ओर, आपको मिलेगा qv बाई 2πr, रेडी। फिर हम लोगों ने बात की थी कि भाई अगर आप लोगों को लीनियर वेलोसिटी में से एंगुलर वेलोसिटी में जाना हो तो v इज इक्वल टू आप लोग पुट कर सकते हो r ओमेगा अपॉन 2πr। यहाँ पे r कट हो जाएगा, आपको मिलेगा q ओमेगा अपॉन 2π, रेडी। इस इक्वेशन को हमने डिराइव किया था। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट बात की थी भाई लीनियर चार्ज डेंसिटी की। लीनियर चार्ज डेंसिटी में अगर आपको जाना हो तो उसका इक्वेशन क्या होगा, लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। तो क्यू को सब्जेक्ट बनाओगे तो एल कहाँ पे जाएगा, सामने की ओर। तो आप लोग क्यू की जगह पे एल को पुट कर सकते हो, ठीक है। फिर अगर यहाँ पे रिंग की बात की हो तो एल की जगह पे आप लोग क्या लिख सकते हो भाई, 2πr। सेम हम लोगों ने एक लास्ट बात की थी, आपको याद ही होगा, चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब क्या होगा कि ऊपर चार्ज आएगा, नीचे वॉल्यूम आएगा, ठीक है। चलो, वॉल्यूम मतलब क्या होगा, एरिया इनटू डिस्टेंस, रेडी। और सिंपल सी बात है भाई, डिस्टेंस मतलब क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस मतलब क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। और q बाई टी मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट I। तो आपको मिलेगा I अपॉन a इंटू वी, जहाँ पे v क्या होगा भाई, वेलोसिटी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखी थी, ओके। चलो भाई, अब हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग थियरी को स्टार्ट करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। जहाँ से आप लोगों को नहीं पता है वहीं से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि इस थियरी में के अंदर आप लोगों को कहाँ कहाँ पे डाउट थे 12th के अंदर, वो सब मुझे पता है, ठीक है। तो वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे और उसी डाउट पे ही हम लोग ज़्यादातर फोकस करने वाले हैं। तो चलो भाई, सबसे पहले ऑलमोस्ट स्टूडेंट का एक ही डाउट होता है, एक ही कन्फ्यूज़न होता है कि प्रैक्टिकली इस थियरी को हम लोगों ने कहाँ पे देखा हुआ है, कहाँ पे हम लोग इसे यूज़ कर रहे हैं, और वाई वी आर स्टडिंग करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को हम लोग क्यों स्टडी कर रहे हैं। तो भाई मैं इसका कई सारे मैं आपको रीज़न बताने वाला हूँ विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ठीक है। तो चलो भाई, सबसे पहला रीज़न क्या होगा कि वाई वी आर स्टडिंग करंट डेंसिटी। तो भाई वायर के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि भाई हर एक क्रॉस सेक्शन में, या तो किसी क्रॉस सेक्शन में हर एक जगह पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या तो आप लोग बोल सकते हो चार्ज, या तो नंबर ऑफ चार्जेस अगर यूनिफॉर्म ना हो, तो हम लोगों ने क्या डेफिनेशन स्टडी की भाई, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, कि भाई टाइम के साथ कोई चार्ज क्रॉस सेक्शन में पास होगा तो इसे इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। लेकिन आप लोग प्रैक्टिकली सोचिए तो भाई ये अगर आपका क्रॉस सेक्शन होगा तो ऐसा भी हो सकता है ना भाई कि चलो ऊपर की ओर ज़्यादा चार्जेस क्या होंगे भाई, कलेक्ट हो जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि बीच में अगर 1-2 चार्ज ही फ्लो हों, नीचे की ओर बहुत ज़्यादा चार्जेस फ्लो हों, ऐसा भी हो सकता है ना भाई। बिकॉज अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे वो हमारे हाथ में तो नहीं है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को करंट डेंसिटी को डिफाइन करना होगा। चलो, दूसरा रीज़न ऐसा भी हो सकता है ना भाई कि वायर के अंदर क्रॉस सेक्शन अगर चार्ज के फ्लो के साथ परपेंडिकुलर ना हो। मैंने अभी जो रिवीजन करवाया वो आपको अब काम आएगा कि भाई चार्ज का फ्लो, या तो बोल सकते हो आप लोग करंट, उसके साथ कंपल्सरी क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर होना चाहिए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना भाई कि वायर के अंदर क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर ना हो, तो क्या होगा भाई, आप लोगों को कंपल्सरी करंट डेंसिटी को डिफाइन करना होगा। सेकंड थिंग, बहुत ही IMP एग्जांपल जो कहीं पे भी बुक में आपको दिखने नहीं मिलेगा, ये चीज़ आप लोगों ने, आपको याद हो तो स्टैंडर्ड 11 फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि पानी के फ्लो के लिए ऐसा फिगर आप लोगों ने बर्नौलीस इक्वेशन में देखा था। तो मैंने इसलिए कल से ही मैंने आपको एग्जांपल दिए थे पानी वाले, कि भाई पानी के साथ आप लोग इसे कंपेयर कर सकते हो कि भाई यहाँ पे चलो पानी का फ्लो होगा तो क्या होगा मेरे भाई, कि जितना पानी एंटर होगा उतना पानी सामने की ओर बाहर निकलने ही वाला है ना। तो सेम वायर के अंदर भी जितना चार्ज एंटर होगा
एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो मैंने अभी रिवीजन करवाया, 100% उतना चार्ज उतने टाइम में कैसे भी करके बाहर निकलेगा ही। तो मेरे भाई इस क्रॉस सेक्शन में नंबर ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्ज और फ्लो ऑफ करंट क्या रहेगा, सेम ही रहेगा किसी भी क्रॉस सेक्शन में। यहाँ पे और यहाँ पे ये बन गया आपका एमसीक्यू, मोस्ट टाइम एमसीक्यू, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ भाई कि कंसेप्ट पे आप लोग ध्यान रखना, जितने एमसीक्यूज आप लोग बुक में देख रहे हो उतने ही आप सोल्व करोगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। वो तो सभी स्टूडेंट सोल्व करने वाले हैं। तो एक चीज़ आपको पता चल गई कि भाई एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, हर एक क्रॉस सेक्शन में आई तो सेम ही रहेगा, कैसे भी करके चार्ज तो जितना इंटर होगा उतना सामने की ओर बाहर निकल के ही रहेगा। तो चलो भाई, इस सिचुएशन में आप लोग देख सकते हो भाई कि करंट तो सेम रहेगा। तो अब इन तीनों सिचुएशन को मेरे भाई आप लोग कैसे अलग करोगे, सोचिए आप। तीनों क्रॉस सेक्शन के अंदर करंट तो सेम यहाँ पे पास हो रहा है, तो ऑब्वियस बात है ना, कुछ तो यहाँ पे अलग होगा ना भाई। हर एक सिचुएशन में करंट सेम पास हो रहा है, मतलब कि आप लोग शांति से बैठ जाओगे कि चलो भाई यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है। आप लोग सोचिए कि सपोज यहाँ पे 50 कूलम मतलब 50 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड में यहाँ से पास होंगे। वही इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ से पास होंगे तो उसके पास बड़ा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, और वही इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ पे एंटर होंगे तो उसके पास छोटा क्रॉस सेक्शन और ये एरिया होगा। तो आप प्रैक्टिकली सोचिए भाई कि क्या प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन जहाँ पे छोटा होगा वहाँ पे नंबर ऑफ चार्जेस क्या होंगे भाई, ज़्यादा हो जाएंगे, ऐसा आपको लगेगा, होंगे नहीं लेकिन, ठीक है। तो वहाँ पे अचानक डेंसिटी क्या हो जाएगी भाई, बढ़ जाएगी ना। यहाँ पे डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर से सामने की ओर डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो भाई करंट डेंसिटी प्रैक्टिकली क्यों डिफाइन करते हैं कि भाई वायर, जो भी वायर आप लोग आपके घर पे यूज़ कर रहे हो ना, उस वायर के अंदर करंट डेंसिटी का ख्याल रखा जाता है। ये सब चीज़ें किसी भी बुक में आप लोगों को नहीं मिलेंगी, तो आप खास ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये सभी चीज़ें आपको एमसीक्यू में नीट में काम आएंगी। तो समझ गए आप कि अगर वायर का क्रॉस सेक्शन कम होगा और वहाँ पे आप लोग ज़्यादा करंट दे रहे हो, या तो आप लोग बोल सकते हो कि वहाँ पे आप लोग ज़्यादा चार्जेस को दाखिल, तो क्या होगा भाई कि उसके अंदर डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो आपका वायर क्या हो जाएगा, जल जाएगा, वायर डैमेज हो जाएगा। तो वायर को कैसे बनाना है, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा डेंसिटी कितनी होगी, उसकी कितनी कैपेसिटी है, वो सभी चीज़ों को डिफाइन करने के लिए हम लोग करंट डेंसिटी को डिफाइन करते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, कि भाई करंट डेंसिटी हम लोग क्यों डिफाइन कर रहे हैं। ओके, तो चलो वही रीज़न मैं आपको यहाँ पे लिख के भी बता रहा हूँ। रेडी, we are studying the reasons to study current density. Ready? Why we are studying current density? तो चलो मैंने फर्स्ट आपको क्या रीजन बताया भाई कि if rate of flow of चार्जेस, जिसे आप लोग क्या बोलते हो भाई, करंट, ठीक है, इज नॉट यूनिफॉर्म फॉर क्रॉस सेक्शन, then we have to define the current density. Second reason, if cross section is not perpendicular, if the cross section is not perpendicular to the फ्लो ऑफ चार्जेस, जिसे आप लोग बोल सकते हो करंट, कि अगर भाई आपका क्रॉस सेक्शन चार्जेस के फ्लो के साथ परपेंडिकुलर नहीं है तो आपको करंट डेंसिटी में जाना होगा, बिकॉज एज पर डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट द क्रॉस सेक्शन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। ओके, चलो नेक्स्ट
if cross section is not uniform, if cross section is not uniform, जो मैंने अभी आपको ड्रॉ करके बताया, ठीक है, अगर क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म नहीं होगा, कहीं पे कम होगा कहीं पे ज़्यादा होगा, तो क्या होगा भाई कि वहाँ पे जो वायर होगा वो जल जाएगा, क्योंकि करंट का फ्लो तो सेम ही रहने वाला है, ठीक है। इतना क्या होगा, थिक वायर होगा और इसमें सपोज 5 कूलम का चार्ज पास हो रहा होगा, अचानक से आगे आगे जाते जाते अचानक से क्या होगा भाई कि वायर की थिकनेस कम हो जाएगी। तो क्या होगा भाई, इस वायर की थिकनेस कम होगी तो वहाँ पे चार्ज डेंसिटी, या तो आप बोल सकते हो करंट डेंसिटी अचानक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी भाई। तो वहाँ पे वायर जल सकता है। या तो उससे उल्टा कि भाई अगर वायर सेम होगा लेकिन अचानक से उसमें करंट बढ़ जाएगा या तो नंबर ऑफ चार्जेस बढ़ जाएंगे, तो क्या होगा भाई, जो वायर की कैपेसिटी होगी उससे ज़्यादा चार्जेस उसमें अचानक पास होंगे तो भी वायर जल सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट रीज़न आपको पता चल गया कि भाई मैंने जो आपको बताया ना कि रेट ऑफ फ्लो चार्जेस का अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा, तो जो मैंने आपको बताया ना भाई कि वायर चलो यूनिफॉर्म है, नो डाउट वायर तो यूनिफॉर्म है, लेकिन अचानक से करंट बढ़ गया तो क्या होगा भाई, आपका वायर जल सकता है, ठीक है। सेकंड, चलो भाई उसका फ्लो सेम है लेकिन क्रॉस सेक्शन ही यूनिफॉर्म नहीं है, या तो क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर होना चाहिए लेकिन वो परपेंडिकुलर नहीं है, या तो वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो इन तीनों रीजन के अंदर आप लोगों को कंपल्सरी करंट डेंसिटी में जाना होगा, ठीक है। तो चलो अब हम लोग क्या करेंगे भाई, करंट डेंसिटी को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो अब आप लोगों को हर एक वर्ड की, हर एक डेफिनेशन की कुछ ना कुछ कंडीशन पता चलेगी कि भाई वाई वी आर डिफाइनिंग ऑल द डेफिनेशंस, ऑल द क्वांटिटीज इन वेरी डिटेल। क्यों डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स के अंदर, ठीक है। तो चलो भाई अब डेफिनेशन आएगी इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी की। the rate of flow of charges, the rate of flow of charges जिसे आप लोग बोलते हो करंट। ध्यान से देखिएगा भाई, करंट मतलब क्या होगा, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो एमसीक्यू में कुछ भी पूछा जा सकता है। स्टूडेंट्स क्या याद रखेंगे भाई, करंट डेंसिटी मतलब यहाँ पे करंट आएगा, तो करंट की जगह पे ये लोग उसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं भाई, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। रेडी, चलो भाई। तो ये डेफिनेशन खुद बता रही है कि अगर आप लोग करंट के साथ उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया का भी ध्यान रखते रहो तो क्या होगा भाई, करंट डेंसिटी डिफाइन हो जाएगा। सिर्फ आप लोग करंट पे ध्यान रखोगे तो उसे आप लोग बोलेगे इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन उसमें आप लोग क्रॉस सेक्शन एरिया का भी ध्यान रखोगे तो हो जाएगा आपका करंट डेंसिटी का कंसेप्ट, ठीक है। तो चलो भाई इस डेफिनेशन की मदद से आप लोग इसका इक्वेशन क्या बनाओगे बताइए। इसका इक्वेशन क्या होगा, J इज इक्वल टू आई अपॉन ए, नाम वैसा काम, ठीक है। एज पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया द करंट पासिंग इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। तो यहां से आप लोग क्लियर देख सकते हो भाई कि आप लोगों को करंट डेंसिटी में दो चीजों का ध्यान रखना होगा, जो मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया कि अगर क्रॉस सेक्शन सेम होगा लेकिन अचानक से करंट बढ़ जाएगा तो आपकी करंट डेंसिटी बढ़ जाएगी। अगर करंट सेम होगा लेकिन अचानक से उसका क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा या तो ज़्यादा हो जाएगा तो आपकी करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी भाई, बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इन दोनों पे ये डिपेंड करेगा। चलो आई मतलब क्या होगा, अभी मैंने आपको रिवीजन करवाया ना, Q बाई टी अपॉन ए, ठीक है। आई इज इक्वल टू Q बाई टी अपॉन ए। चलो Q इज इक्वल टू क्या होगा, एनी, Q इज इक्वल टू एनी अपॉन ए इंटू टी। तो भाई आप लोगों को ये इक्वेशन लग रहा होगा एमसीक्यू के लिए, मुझे तो ये पूरा कंसेप्ट प्रैक्टिकल लग रहा है। देखो कि भाई करंट डेंसिटी मतलब क्या होगा कि किसी भी टाइम के अंदर किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया में अचानक से इलेक्ट्रॉन के नंबर, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी तो मतलब कि करंट डेंसिटी बढ़ जाएगी। यहाँ से आप लोग चारों चीज़ों को देख सकते हो। किसी भी टाइम के अंदर
अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम रहेगा लेकिन अचानक से एरिया चेंज हो जाएगा तो भी करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी भाई, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो सेम चीज़ आप लोग यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो करंट डेंसिटी के लिए, ये भी आपको एमसीक्यू में तो काम आएगा ही। चलो अब हम लोग आगे बात करते हैं। रेडी, अब हम लोग बात करेंगे भाई अगर क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म होगा तो क्या करेंगे, और अगर क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म ना हो तो क्या करेंगे, और अगर क्रॉस सेक्शन एरिया परपेंडिकुलर ना हो तो हम क्या करेंगे। ये तीनों कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो आप लोग खास ध्यान रखिएगा। उससे पहले हम लोग एक मोस्ट टाइम की कंसेप्ट को पहले क्लियर कर लेते हैं। पूरे फिजिक्स के अंदर ये कंसेप्ट आप लोग पढ़ते हो, ना सिर्फ इस चैप्टर में, पूरे फिजिक्स के अंदर। ठीक है, तो आज आप लोगों को पता चलेगा भाई ये कंसेप्ट कितना जरूरी है कि चलो भाई कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया होगा तो फिजिक्स में क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है कि जहां से करंट का एंटर होना और जहां से उसका बाहर निकलना। ठीक है, आप लोग 11th में हीट के लिए भी क्रॉस सेक्शन बोलते थे, तो वहां पे उसका मतलब क्या होगा कि जहां से हीट दाखिल होगी और जहां से बाहर निकलेगी उसे आप लोग क्या बोलोगे, क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो चलो यहां से चार्जेस एंटर होंगे, सामने से बाहर निकलेंगे, तो भाई खास ध्यान रखना कि इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा, इस क्रॉस सेक्शन को परपेंडिकुलर होगा। आपको पता होगा तो भी आप लोग खास ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ से मैं आप लोगों को एक सबसे मोस्ट कंफ्यूजिंग एमसीक्यू की बात करने वाला हूँ। रेडी, चलो सेम चीज आप लोग देख सकते हो भाई, किसी भी टाइप का अगर क्रॉस सेक्शन एरिया होगा तो उसका एरिया वेक्टर ऑलवेज उस क्रॉस सेक्शन को क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर होगा। ध्यान रखना खास, आप लोगों को कई बार एमसीक्यू के अंदर इस टाइप का एरो दिया जाए तो मेरे भाई खास ध्यान रखना कि ये जो एरो आपको दिख रहा है वो क्रॉस सेक्शन को बता रहा है, याद रखना, और ये जो एरो दिख रहा है वो क्रॉस सेक्शन के वेक्टर को बता रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर लिख के बता रहा हूं भाई कि एरिया वेक्टर इज, आप लोग नोट कर लेना भाई, एरिया वेक्टर इज perpendicular to its क्रॉस सेक्शन। अगर आपको पता हो तो भी आप लोग नोट कर लेना भाई, आगे कहीं ना कहीं काम आ जाएगा 100%। एरिया वेक्टर ऑलवेज क्या होगा भाई, उसके क्रॉस सेक्शन के साथ परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये एरो क्या बता रहा है भाई, इस एरो को मतलब कि क्रॉस सेक्शन बता रहा है, और ए मतलब क्या होगा, वो उसका एरिया बता रहा है। कौन सा, एरिया वेक्टर। ठीक है, तो आप लोगों को एरिया वेक्टर पे फोकस करना है। ओके, चलो अब हम लोग क्या करेंगे भाई, इस कंसेप्ट को याद रख के हम लोग बात करेंगे कि भाई अगर आपका जो क्रॉस सेक्शन होगा वो यूनिफॉर्म होगा, फिर यूनिफॉर्म नहीं होगा और परपेंडिकुलर ना होगा तो आप लोग क्या करोगे। ठीक है, तो चलो भाई खास ध्यान रखना। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भाई if cross section is uniform। तो आज आपको पता चलेगा भाई कि सिर्फ एक करंट डेंसिटी नाम की एक छोटी थ्योरी के अंदर कितना कंसेप्ट सीखा जा सकता है। ठीक है, आप लोगों ने तो बस उसका इक्वेशन पढ़ा था कि भाई J = I/A। तो ध्यान रखना भाई, इफ क्रॉस सेक्शन इज यूनिफॉर्म, सॉरी, कि चलो भाई अगर क्रॉस सेक्शन आपका यूनिफॉर्म है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर आपका क्रॉस सेक्शन पूरी जर्नी के दौरान, किसकी जर्नी भाई, इलेक्ट्रॉन की पूरी जर्नी के दौरान यूनिफॉर्म ही रहेगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका इक्वेशन कौन सा आएगा भाई, आपको पता ही होगा, J = I/A। ठीक है, जहां पे A क्या होगा, A होगा इस क्रॉस सेक्शन का एरिया वेक्टर, राइट, जिसे बोलोगे A। चलो भाई, और यहाँ पे चार्ज का फ्लो क्या होगा भाई, इस डायरेक्शन में। तो अब आप लोग प्लीज ध्यान रख के सुनिएगा कि यहाँ से आपको क्या सीखने मिल रहा है। आप लोग देखिए, जो आपको बाजू में काम आएगा, यहाँ से आपको क्या सीखने मिल रहा है कि भाई एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर वो करंट की डायरेक्शन में है। देखो आप दोनों पैरेलल हैं, और क्रॉस सेक्शन जो दिख रहा है
उसके साथ करंट क्या है, परपेंडिकुलर है, जो हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा था कि करंट क्रॉस सेक्शन के साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो मेरे भाई यहाँ पे करंट क्रॉस सेक्शन के साथ परपेंडिकुलर ही है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए एमसीक्यू के अंदर, ये सब मेरे बनाए हुए एमसीक्यू एक भी, आप लोगों को सभी पॉसिबिलिटीज को, प्रोबेबिलिटीज को समझ के चलना होगा कि भाई ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अगर आपको पूछा जाए कि करंट एरिया वेक्टर के साथ क्या होगा, तो मेरे भाई एरिया वेक्टर के साथ वो पैरेलल होगा। आप लोगों ने अगर रटा होगा कि भाई परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, तो याद रखना आप लोगों का आंसर गलत आएगा। तो मैं यहाँ पे आपको क्लेरिफाई करके बता रहा हूँ, ये पॉइंट बहुत ही डीप में हम लोग बात कर रहे हैं। आपको ऐसा आलतू फालतू पॉइंट लगेगा, लेकिन अगर पूछा जाएगा तो याद रखना भाई मिस्टेक हो सकती है। तो ध्यान रखना यहाँ पे ये जो मैंने फिगर बताई हुई है वो क्या बताने जा रही है कि क्रॉस सेक्शन, ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू करंट I, or you can say फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। लेकिन यहां पे आप लोग ध्यान से देखिए कि अगर आपको एरिया वेक्टर पूछा जाए भाई, यहां पे मैं क्लियर लिख रहा हूं एरिया वेक्टर, तो वो एरिया वेक्टर क्या होगा, इस पैरेलल, वो पैरेलल होगा, पैरेलल टू करंट I, और यू कैन से फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो भाई खास ध्यान रखना, मिस्टेक हो सकती है, क्रॉस सेक्शन के साथ उसका करंट परपेंडिकुलर होगा, लेकिन उसके एरिया वेक्टर के साथ वो क्या हो रहा है, पैरेलल हो रहा है। चलो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, if cross section is not uniform, कि भाई पूरा क्रॉस सेक्शन हर एक पॉइंट पे अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा तो आप लोग क्या करोगे। तो सिंपल सी बात है, तो आप लोगों को क्या करना होगा, कंपलसरी आप लोगों को एवरेज करंट डेंसिटी में जाना होगा ना भाई। एवरेज का मतलब क्या होगा कि जब क्रॉस सेक्शन सेम नहीं होगा तो आप लोगों को उसका एवरेज निकालना होगा, ठीक है। एवरेज करंट डेंसिटी, जिसका सिंबल भी आप लोग देख सकते हो, ये सिंबल किसका है भाई, एवरेज का है, इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा I अपॉन डेल्टा A। आप लोगों को इस टाइप का इक्वेशन लिखना होगा, सिंपल सी बात है ना भाई, एवरेज लेके लिखना होगा। चलो तो यहाँ पे क्या होगा, एवरेज J इज इक्वल टू डेल्टा I बाई डेल्टा A। तो अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा तो आप लोग कैसे आगे बढ़ोगे, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, उसका छोटा वाला पार्ट ले लेंगे डेल्टा A का, और उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा I फाइंड करेंगे, ठीक है। अब आपको पूरे क्रॉस सेक्शन का करंट डेंसिटी फाइंड करना हो तो ये तो करंट डेंसिटी आपको किसका मिला भाई, सिर्फ इतने छोटे वाले एरिया का। तो सिंपल सी बात है, हम लोग क्या करेंगे भाई, लिमिट अप्लाई करेंगे, रेडी, लिमिट डेल्टा A टेंड्स टू 0। ये क्या बता रहा है भाई कि अगर हम लोग जो एरिया का पार्ट होगा उसको और भी छोटा कर दें तो क्या होगा, इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा A टेंड्स टू 0 डेल्टा I बाई डेल्टा A। तो आप लोगों को मिलेगा फाइनली J इज इक्वल टू DI बाई DA, ठीक है, J इज इक्वल टू DI बाई DA। चलो अब आप लोग DI को सब्जेक्ट बनाओगे तो DA कहाँ पर जाएगा, सामने की ओर जाएगा। अब आप लोग समझ गए होंगे भाई कि हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। इन इंटीग्रेशन DI इज इक्वल टू J कहाँ जाएगा भाई, बाहर की ओर, इन इंटीग्रेशन DA। सो यहाँ पे आपको मिलेगा भाई I J, और यहाँ पे आपको मिलेगा A। फिर से आप लोग J को सब्जेक्ट बनाओगे, आपको मिल जाएगा I बाई A। तो चलो आपको क्वेश्चन होगा कि सर J इज इक्वल टू I बाई A, यहाँ पे भी J इज इक्वल I बाई A, तो दोनों सेम हो गए। तो भाई दोनों भले ही सेम हो गए, लेकिन MCQ के अंदर जब आपको क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म ना दिया जाए तो आप लोगों को याद रखना होगा कि भाई आप लोगों को कौन सी मेथड से आगे बढ़ना होगा,
इंटीग्रेशन वाली मेथड से आप लोगों को आगे आगे बढ़ना होगा। तो ये मैं आपको क्या दे रहा हूँ भाई, हिंट बता रहा हूँ, आपका ध्यान खींच रहा हूँ कि भाई तू इस तरह से आगे बढ़ना, अगर ये इक्वेशन तुझे काम ना आए तो। सही है ना भाई। तो ये मिल गया आपको हिंट कि सिंपल सी बात है ना, क्रॉस सेक्शन अगर यूनिफॉर्म ना हो तो ऑब्वियसली आप लोगों को छोटे छोटे पार्ट का अलग से इंटीग्रेशन करना होगा, तो आपको क्या मिलेगा, टोटल करंट मिलेगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट बात, अब काम की बात है कि भाई ध्यान रखना कि इफ क्रॉस सेक्शन इज नॉट परपेंडिकुलर टू करंट आई, ठीक है, कि अगर क्रॉस सेक्शन करंट आई के साथ परपेंडिकुलर ना होगा तो, अब खास ध्यान रखना भाई, चलो मतलब कि सपोज इस तरह से क्रॉस सेक्शन होगा, ठीक है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया भाई कि इस क्रॉस सेक्शन का एरिया वेक्टर क्या होगा, उसके साथ परपेंडिकुलर होगा। देखो सपोज ऐसे क्रॉस सेक्शन रखा होगा तो उसका एरिया वेक्टर क्या आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। अब क्रॉस सेक्शन स्लांट हो जाएगा, झुक जाएगा, तो ऑब्वियसली उसका एरिया वेक्टर भी क्या हो जाएगा, स्लांट हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ ये क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। देखो आप, तो सिंपल सी बात है, ये क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है, एरिया वेक्टर। अब ध्यान रखना भाई, जितना हम लोगों ने यहाँ पे सीखा हुआ है वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको काम आएंगी। लेकिन मैंने क्या बताया भाई कि जो चार्ज का फ्लो होगा, मतलब कि जिसे आप लोग बोलोगे करंट, तो वो तो क्या होना चाहिए, क्रॉस सेक्शन के साथ कंपलसरी परपेंडिकुलर होना चाहिए ना। तो यहाँ पे वो परपेंडिकुलर नहीं है, रेडी। यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, वो एंगल बना रहा है। चलो ये रो किसका होगा भाई, ये रो होगा आपके क्रॉस सेक्शन का, और ये रो क्या होगा, उसके एरिया वेक्टर का। अब मैंने जो आपको एक्स्ट्रा बात बताई ना, वो काम आएगी। आज तक आपको पता तो था, लेकिन आप लोगों ने पढ़ा ही था कि भाई एरिया का हम लोग एडजेसेंट कंपोनेंट क्यों ले रहे हैं। चलो आप भी बताइए, एरिया का एडजेसेंट कंपोनेंट क्या होगा, ए कोस थीटा, ठीक है। तो चलो ये तो सबको पता था कि भाई यहाँ पे ए कोस थीटा लेना है, लेकिन हम लोग उसका यही कंपोनेंट क्यों ले रहे हैं, साइन वाला क्यों नहीं, वो आपको आज पता चलेगा। देखो कि अभी मैंने बताया भाई कि एरिया वेक्टर, ठीक है, एरिया वेक्टर और करंट की डायरेक्शन, मैंने क्या बोला भाई, एरिया वेक्टर बोला है। एरिया वेक्टर और करंट की डायरेक्शन एक दूसरों के साथ पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। मैंने क्या बोला, एरिया वेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, क्रॉस सेक्शन की बात नहीं कर रहा। एरिया वेक्टर और करंट दोनों एक दूसरों के साथ पैरेलल होने चाहिए। ये दोनों पैरेलल होंगे, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, करंट उसके क्रॉस सेक्शन के साथ परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अब आपको पता चलेगा भाई कि यहाँ पे एरिया वेक्टर करंट के साथ परपेंडिकुलर नहीं था, इसलिए उसका हम लोगों ने ऐसा कंपोनेंट निकाला जो करंट के साथ पैरेलल हो। तो चलो ए का ए कोस थीटा वाला कंपोनेंट क्या होगा, आई के साथ ऑटोमेटिक पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको डिटेल में बताते हैं, देखो कि सही में क्या हो रहा है। यही चीज़ अप्लाई होगी, देखो आप लोग, लेकिन उसके कंपोनेंट के फॉर्म में। अब मैंने क्या बताया भाई कि चलो आपका पूरा क्रॉस सेक्शन तो क्या है, ऐसे स्लांट है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अब नेक्स्ट कि मैंने क्या बताया, उसका अगर आप लोग कंपोनेंट लोगे तो एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, आपको इस डायरेक्शन में मिलेगा, ए कोस थीटा, ठीक है। जिस डायरेक्शन में क्या होगा भाई, करंट होगा। तो मैंने जो बताया वो क्या हो गया, उसका फॉलो हो गया, उसको हम लोगों ने अप्लाई किया कि करंट और एरिया वेक्टर दोनों पैरेलल होंगे। अब आप ही बताइए भाई कि इस एरिया वेक्टर का मुझे क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करना होगा तो कैसे मैं ड्रॉ करूंगा। यहाँ पे एरिया वेक्टर का जो ये कंपोनेंट है एकदम एकदम क्या है भाई, हॉरिजॉन्टल हो गया, तो उसके साथ उसका क्रॉस सेक्शन क्या आएगा, परफेक्टली परपेंडिकुलर, मतलब इस डायरेक्शन में आएगा। तो अब आपको समझ में आएगा, देखो इस तरह से। तो इस वेक्टर का मैं परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, देख लो आप। तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, वो करंट के साथ, देखो आप, ये क्रॉस सेक्शन ऑटोमेटिकली करंट के साथ क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया ना।
फिर से हम यहीं पे आ गए। लेकिन इस फिगर और इस फिगर में फ़र्क क्या है भाई, यहाँ पे पूरा क्रॉस सेक्शन पूरे करंट के साथ परपेंडिकुलर था, यहाँ पे उस क्रॉस सेक्शन का सिर्फ एक cos थीटा वाला कंपोनेंट ही करंट के साथ परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग उसका cos कंपोनेंट लेते हैं, साइन कंपोनेंट नहीं लेते। रेडी, चलो अब इसका इक्वेशन तो आपको पता ही था, जो नई चीज़ थी मैंने आपको वो बताई। रेडी, चलो भाई इसका इक्वेशन क्या होगा, J इज इक्वल टू आई अपॉन ए कोस थीटा, ठीक है। J इज इक्वल टू आई अपॉन ए कोस थीटा। रेडी, चलो अब हम लोग I को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, I इज इक्वल टू J इंटू ए इंटू कोस थीटा। चलो भाई आप लोग याद कीजिए कि अगर कोस फंक्शन को रिमूव किया जाए, हटाया जाए, तो कौन सा वेक्टर आएगा, स्केलर प्रोडक्ट आएगा कि वेक्टर प्रोडक्ट आएगा। साइन को अगर रिमूव करोगे तो वेक्टर प्रोडक्ट आएगा, मतलब कि क्रॉस। और अगर आप लोग कोस को दूर करोगे तो वहां पे क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट आएगा ना, स्केलर प्रोडक्ट। तो इन दोनों के बीच में क्या जाएगा भाई, स्केलर आ जाएगा, ठीक है। और ये दोनों क्या होंगे, वेक्टर हो जाएंगे। तो यहां से आप लोग बोल सकते हो भाई कि करंट क्या होगा, करंट इज स्केलर। क्यों स्केलर भाई, बिकॉज भले ही ये दोनों वेक्टर होंगे लेकिन उनके बीच में जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, स्केलर प्रोडक्ट होगा। इसलिए करंट क्या होगा, स्केलर। और करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी भाई, करंट डेंसिटी क्या होगी, वेक्टर होगी। याद रखना, ये भी एमसीक्यू में काम आएगा। रेडी, तो चलो ये मिल गया आपको इक्वेशन, J इज इक्वल टू आई अपॉन ए कोस थीटा, ठीक है। चलो अब लोग नेक्स्ट बात करते हैं, और भी एक बहुत ही मस्त कंसेप्ट। चलो J के बारे में आपको क्या पता चला कि J इज वेक्टर। चलो J की डायरेक्शन कौन सी होगी, ये किसी भी स्टूडेंट को नहीं पता होता, और अगर पता होगा तो मैं जो बताने जा रहा हूं भाई उतना पता नहीं होगा। रेडी, मैं यहाँ पे आपको 3 डायरेक्शन बता रहा हूं कि J की डायरेक्शन अगर ऑप्शन में बताई जाए तो इन तीनों में से आप लोग कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर तीनों जी जाएं तो आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल। रेडी, ऑल ऑफ दिस। खास ध्यान रखना, J इज in the direction of, J is in the direction of, खास ध्यान रखना भाई, फर्स्ट फ्लो ऑफ चार्ज, कि जिस डायरेक्शन में चार्ज का फ्लो होगा उसी डायरेक्शन में J होना चाहिए। अगर उस डायरेक्शन में J नहीं है तो उसका कुछ ना कुछ कंपोनेंट होना चाहिए, जो हम लोगों ने अभी देखा, जिससे आप लोग बोल सकते हो इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। और तीसरी चीज जो शायद आपको कहीं पे भी नहीं दिखने मिलेगी, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप लोग थोड़ा लॉजिक लगाएंगे ना तो ये तीनों चीजें सेम ही डायरेक्शन में होंगी। आप लोग लॉजिक लगाइए, मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ। देखो ये तीनों चीजें क्या होंगी भाई, एक ही डायरेक्शन में होगी। आप लोग सोचिए, सिर्फ यहाँ पे सपोज प्लस होगा, यहाँ पे सपोज हम लोगों ने माइनस अप्लाई किया, तो मेरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगा, देखो आप प्लस से माइनस इस डायरेक्शन में होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, देख लो आप। फिर करंट का फ्लो भी कहाँ पे होगा, या तो हम लोग क्या करेंगे भाई, चार्ज को पॉजिटिव गेस करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, तो वो कहाँ पे जाएगा भाई, पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो माइनस की ओर जाएगा, ठीक है। तो चार्ज का फ्लो भी हो गया और करंट पॉजिटिव की डायरेक्शन में ही पास होगा। तो ये तीनों चीज़ें क्या होंगी, एक दूसरों के सेम डायरेक्शन में होंगी। हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो नो डाउट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, देखो आप, ये बन गया आपका 4 MCQ। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, माइनस से प्लस की ओर। लेकिन ये सभी होंगे क्या, एक दूसरों के साथ पैरेलली होंगे, ठीक है। तो भाई करंट डेंसिटी कहाँ पे होनी चाहिए, तो कि चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में, या तो करंट के फ्लो के डायरेक्शन में, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। ये सभी क्या होगा भाई, सेम ही होगा और सभी एक ही डायरेक्शन में होगा। रेडी, चलो भाई, तो ये हो गया आपका पूरा करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में डिफरेंस क्या होगा, खास ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक करंट के अंदर यूनिट क्रॉस सेक्शन नहीं बोल सकते। इलेक्ट्रिक करंट में आप लोग क्या इक्वेशन लगा रहे हो, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, J इज इक्वल टू आई बाई, मतलब कि यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया का आप लोगों को ध्यान रखना होगा।
करंट क्या है भाई, स्केलर है, करंट डेंसिटी क्या होगी भाई, वेक्टर होगी। रेडी, चलो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एमसीक्यू की। जो लास्ट मैंने आपको सिखाया उसका एमसीक्यू कैसे बनेगा, वहां पे आप लोग उसे अप्लाई कैसे करोगे। सीख तो लिया लेकिन अप्लाई करना उससे अलग होगा, ठीक है। चलो भाई, अगर आपको इस तरह से एक क्रॉस सेक्शन दिया जाए, खास ध्यान रखना भाई, फिर आपको इस टाइप का एरो दिया जाए, ठीक है। तो मेरे भाई ये जो एरो आपको दिख रहा है वो उसका एरिया वेक्टर ये होगा, उसका एरिया वेक्टर ऑलवेज इसके साथ परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो आपको ऐसा एरो दिया जाए तो ये एरो क्या बता रहा है, इस क्रॉस सेक्शन की डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। चलो अब अगर आपको इस डायरेक्शन में 2 एम्पियर का करंट दिया जाए तो सिंपल सी बात है, करंट और क्रॉस सेक्शन एक दूसरों के साथ परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ पे आपको फॉर एग्जाम्पल 60 डिग्री का एंगल दिया जाए तो याद रखना भाई, ऑलमोस्ट स्टूडेंट क्या करेंगे, J इज इक्वल टू जो इक्वेशन लगाएंगे आपको पता ही होगा, I अपॉन ए कोस थीटा, लेकिन वो लोग क्या करेंगे, थीटा को 60 अप्लाई करेंगे तो वो गलत आएगा। हाँ, अगर कहीं स्टूडेंट को पता होगा कि नहीं मुझे तो पता है कि 60 नहीं मैं 30 अप्लाई करूंगा, तो उन लोगों ने आज तक क्या किया होगा भाई, रटा होगा कि भाई 90 में से 60 माइनस कर देना है। तो कब आप लोगों को 60 अप्लाई करना है, कब आप लोगों को 30 अप्लाई करना है, वो मैं पूरा आपको डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। चलो भाई, मैंने आपको क्या बताया कि ये जो आपको पूरा क्रॉस सेक्शन दिख रहा है उसका यूनिट वेक्टर या तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इसके साथ परपेंडिकुलर होगा। आप लोग प्रैक्टिकली देख लीजिए, ठीक है। ये डायरेक्शन कौन सी है, ये आपको क्रॉस सेक्शन बता रहा है, और उसका एरिया वेक्टर क्या होगा उसके साथ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यह क्या हो गया उसका परपेंडिकुलर, ठीक है, जो ऑलवेज क्रॉस सेक्शन के साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अब मैं आपको क्लेरिफाई करके बता रहा हूँ भाई कि आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पे थीटा कौन सी क्वांटिटी के बीच में एंगल होगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फ्लो एंड एरिया वेक्टर। यहां पे खास ध्यान रखना भाई, क्लियर लिखा हुआ है कि थीटा फ्लो की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है, वो क्रॉस सेक्शन के बीच का एंगल नहीं है, उसके एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर तो यहाँ पे मिलेगा ना आपको 1। तो अब आप लोग देखिए, ये ए और करंट I, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो आपका थीटा होगा। तो चलो भाई, पूरा 90 डिग्री है, ऊपर का 60 है, तो चलो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 30। तो इस 30 को आप लोगों को यहाँ पे अप्लाई करना होगा, तो आपको क्या मिलेगा, J को चलो I कितना दिया हुआ है 2 एम्पियर अपॉन एरिया, सपोज आपको बताया जाए 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना लिखोगे 1 इंटू यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे भाई cos 30। रेडी, क्या हो जाएगा 2 अपॉन √3/2। 2 कहाँ पे जाएगा ऊपर की ओर, 2 2 4, 4 अपॉन √3, ठीक है। तो अब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे आप लोगों को 30 डिग्री क्यों लेना है, क्योंकि यहाँ पे जो A होगा उसका अगर आप लोग कंपोनेंट निकालोगे तो इस 30 की ये क्या हो जाएगी, एडजेसेंट साइड हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ऑटोमेटिकली A cos 30 मिलेगा। इसलिए आप लोग I अपॉन A cos 30 लिखते हो, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरों की सेम डायरेक्शन में, या तो क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। एरिया वेक्टर करंट के साथ पैरेलल होना चाहिए और क्रॉस सेक्शन उसके साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। तो ये बन गया आपका MCQ। चलो, तो यहाँ पे आपको सीखने क्या मिला भाई कि करंट डेंसिटी क्या होनी चाहिए, कम हो तो अच्छा कि ज़्यादा हो तो अच्छा। करंट डेंसिटी शुड बी लो एज पॉसिबल, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका वायर प्रिवेंट होगा, बच जाएगा। रेडी, J शुड बी लो टू prevent the wire
फ्रॉम बर्निंग और मेल्टिंग। ठीक है, तब आप ही सोचिए भाई कि ये सब एमसीक्यू आपको पूछे जाएं तो ये थोड़ी ना सिलेबस बाहर होंगे, ये तो लॉजिकल एमसीक्यू है ना भाई। आपने करंट डेंसिटी पढ़ा हुआ है, करंट डेंसिटी आपने पढ़ा हुआ है, तो उससे रिलेटेड ही होगा ना ये भाई कि वायर कब जल सकता है। तो ऑब्वियस बात है, जब करंट डेंसिटी अचानक बढ़ जाएगी तो वायर में क्या हो जाएगा, एस पर जूल्स लॉ याद कीजिए आप, J = I²RT, उसमें ज़्यादा हीट जनरेट होगी, और ज़्यादा हीट जनरेट होगी तो या तो वो बर्न हो जाएगा या तो वो मेल्ट हो जाएगा। मतलब कि अगर करंट डेंसिटी हाई होगी तो मतलब पावर लॉस क्या होगा भाई, ज़्यादा होगा। ठीक है, मोर पावर लॉस। रेडी, तो ये सब भी पूछा जा सकता है। अगर हाई करंट डेंसिटी होगी तो वहाँ पे पावर लॉस क्या होगा, ज़्यादा होगा। रेडी, चलो तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया भाई, करंट डेंसिटी को कंप्लीट किया। ठीक है, तो चलो अब हम लोग बात करते हैं ओहम्स लॉ की, मतलब कि अपनी न्यू थियरी। ओहम्स लॉ, चलो यहाँ पे भी हम लोग कुछ ना कुछ नया सीखने वाले हैं और प्रैक्टिकली ही बात करने वाले हैं। रेडी, तो चलो भाई यहाँ पे भी हम लोग प्रैक्टिकल से ही बात शुरू करते हैं कि भाई अगर आपको कोई एक वायर दिया जाए या तो कोई एक रजिस्टर दिया जाए, रजिस्टेंस दिया जाए, उसमें हम लोग अगर करंट और वोल्टेज की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को एक बैटरी दी हुई है, उस बैटरी का वोल्टेज आप लोग चेंज कर सकते हो, इसलिए इसको बोलेंगे वेरिएबल बैटरी। ये एरो का मतलब क्या होगा कि इसका वोल्टेज आप लोग चेंज कर सकते हो, उसको वेरी कर सकते हो। ठीक है, तो चलो भाई अब आप लोग क्या करोगे, इसके अक्रॉस में एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दोगे, जो क्या करेगा भाई, वोल्टेज को मेजर करेगा, और इसके अक्रॉस में आप लोग एमीटर को कनेक्ट कर दोगे, जो क्या करेगा भाई, करंट को मेजर करेगा। अब ऑब्वियस बात है ना भाई कि आप लोगों को ग्राफ ड्रॉ करना है तो आपके पास अलग अलग करंट और वोल्टेज की वैल्यूज होनी चाहिए, इसलिए हम लोगों ने क्या किया भाई, वेरिएबल बैटरी को यूज़ किया और करंट और वोल्टेज को मेजर करने के लिए एमीटर और वोल्ट मीटर को रख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, इसका चार्ट बनाएंगे। चलो, वोल्टेज करंट और उसका रेशियो, V/I। चलो क्या होता है हम लोग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले ओहम ने क्या किया कि फॉर एग्जांपल उसने 5 वोल्ट अप्लाई किया। ठीक है, 5 वोल्ट, और फॉर एग्जांपल की बात हो रही है भाई कि अगर उसमें 1 एम्पियर का करंट उसे दिखा, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे उसका रेशियो क्या आएगा, 5/1 = 5 आएगा। रेडी, चलो अब उसने क्या किया, 10 वोल्ट अप्लाई किया। अब ध्यान से सुनना भाई, उससे पता नहीं था कि मैं जब वोल्टेज को दुगना करूंगा, वोल्टेज को डबल कर दूंगा तो मुझे करंट भी डबल मिलेगा। उसने तो प्रैक्टिकल स्टार्ट ही किया था। उसने जब वोल्टेज को डबल किया तो उसने देखा कि भाई करंट भी डबल मिल रहा है, और उसने जब उसका रेशियो लिया तो उसे रेशियो तो फिर से क्या मिला, सेम ही मिला। फिर उसने फिर से क्या किया, वोल्टेज को बढ़ाया तो उसे करंट 3 एम्पियर मिला, 15/3, फिर से क्या आ जाएगा, 5। रेडी, सेम 20 वोल्ट क्या होगा भाई, 4 एम्पियर मिला, उसे क्या मिला, उसका रेशियो सेम ही मिला। ठीक है, 25 वोल्ट क्या हो गया, 5 एम्पियर, फिर से उसको इसका रेशियो क्या मिला, सेम मिला। अब कुछ आपको गेम समझ में आ रही है क्या, यहाँ पे गेम चल रही है कि भाई उसने देखा, वो चौंक गया कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो वायर के अंदर कि मैं जो वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ तो उसकी प्रोपोर्शनल में मुझे करंट मिल रहा है। आप तो क्या करते हो भाई कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल वाला फॉर्मूला लगा के उसकी डेफिनेशन बोल डालते हो। भाई उसने प्रैक्टिकल किया, फिर उसने बताया इसको देख के कि वोल्टेज के प्रोपोर्शन में उसे करंट मिल रहा था। ठीक है, तो वहाँ से उसने बताया कि 100% करंट क्या होगा भाई, वोल्टेज के प्रोपोर्शन में होगा। मतलब कि वोल्टेज बदलेगा तो करंट बदलेगा, वोल्टेज ज़्यादा होगा तो करंट भी ज़्यादा होगा, वोल्टेज कम होगा तो करंट भी कम होगा। और उसे हर बार उसकी रेशियो की वैल्यू क्या मिली, कांस्टेंट मिली।
तो मेरे भाई इन वोल्टेज और करंट के बीच में कुछ रिलेशन दाखिल करने के लिए उसने एक कांस्टेंट बनाया जिसको अपना नाम दिया, मतलब कि आर, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो उसको उसने नाम दिया रेजिस्टेंस। तो इस तरह से रेजिस्टेंस नाम की क्वांटिटी डिफाइन हुई जो उसने बनाई थी। रेडी, कि ये कांस्टेंट मुझे मिल रहा है, उसे मैं क्या बता दूंगा भाई, कैपिटल आर। रेडी, तो अब क्या होगा भाई, जब आई नीचे की ओर जाएगा वी के नीचे, तो क्या हो जाएगा वी बाई आर, और वो रेशियो हमेशा आपको क्या मिलेगा, आर ही मिलेगा। आर मतलब कि वो ऑलवेज आपको कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, उस कांस्टेंट को उसने बताया आर। तो इससे आपका फायदा क्या होगा भाई प्रैक्टिकली, कि अगर आपके पास वोल्टेज और करंट होंगे तो आपको उस वायर का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। अगर आपके पास रेजिस्टेंस और करंट होगा तो आपको उस वायर का वोल्टेज मिल जाएगा। तो आप किसी भी दो क्वांटिटी की मदद से तीसरी क्वांटिटी को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, फिर उसने क्या किया भाई, उसका ग्राफ बनाया। देखो सेम ग्राफ हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं। यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे क्या होगा भाई, करंट। चलो 0 वोल्ट पे ऑब्वियसली करंट भी कितना मिलेगा, 0। फिर अगर हम लोग 5 वोल्ट रखेंगे तो उसे कितना करंट मिला भाई, 1 एम्पियर का। ठीक है, चलो फिर 10 वोल्ट पे कितना मिला, 2 एम्पियर। 15 वोल्ट पे कितना मिला, 3। 20 वोल्ट पे कितना मिला, 4। चलो अब इन सभी चीज़ों को हम लोग कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, क्या हुआ आप लोग देखिए कि 5 के सामने उसे 1 मिला, 10 के सामने उसे 2 मिला, 15 के सामने उसे 3 मिला, और 20 के सामने उसे 4 मिला। फिर उसने क्या किया भाई, इन सभी को कनेक्ट किया। जो ग्राफ आप लोग पढ़ रहे हो भाई, वो ग्राफ इस तरह से आया है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं। ये ग्राफ आपको क्या मिला भाई, लीनियर मिला ना। ठीक है, अब खास ध्यान रखना भाई, ये ग्राफ आपको कौन सी क्वांटिटी देगा। तो कई स्टूडेंट क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। आपका ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे वोल्टेज और वाई एक्सिस पे मैंने करंट रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग स्लोप निकालोगे। क्या निकालोगे भाई, स्लोप। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू, देखो क्या होगा, मैं आपको थ्योरेटिकली, मैथमेटिकली और प्रैक्टिकली तीनों चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, ये टेन थीटा आप लोग लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा, स्लोप मिलेगा ना। स्लोप मतलब क्या होता है, y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। यहाँ पे y कंपोनेंट क्या होगा, ध्यान रखिएगा भाई, I अपॉन x कंपोनेंट क्या होगा, वोल्टेज V। अब आप लोग देखिए भाई, यहाँ पे V बाय I नहीं है, यहाँ पे I बाय V है। मतलब कि आपको 1/r मिलेगा, जिसको आप लोग बोलोगे कैपिटल G, जिसको आप लोग बोलोगे कंडक्टेंस। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक नई क्वांटिटी को डिफाइन कर डाला, कंडक्टेंस। तो याद रखना भाई, अगर इस ग्राफ को पूछा जाए तो इस ग्राफ का आंसर क्या आएगा, भूल मत करना, 1/r, मतलब कि कैपिटल G आएगा, जिसे आप लोग बोलोगे कंडक्टेंस। रेडी, चलो अब मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि क्या होगा। देखो मैं यहाँ पे इतना स्लोप रहा हूँ। ठीक है, इस स्लोप की बात हो रही है, दोनों तरफ हम लोग इसको एक्सटेंड कर देंगे। तो चलो भाई, यहाँ पे नीचे की वैल्यू कितनी मिलेगी, 15 - 10 आपको क्या मिलेगा, मतलब कि डेल्टा वी आपको कितना मिलेगा, 15 - 10 मतलब 5 मिलेगा। और यहाँ पे डेल्टा आई कितना मिलेगा, आप लोग ये देखिए 3 - 2 मतलब कि क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब जब मैं स्लोप लिखूंगा यहाँ पे, देखो आप, स्लोप मतलब क्या होगा, डेल्टा आई बाई डेल्टा वी होगा ना, बिकॉज यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस पे करंट को लिया हुआ है। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो आप 1/5 मिलेगा। यू कैन सी हियर 1/5। तो अब आप ही सोचिए, यहाँ पे आर कितना था, देखो यहाँ पे आर कितना था, 5 था ना। तो यहाँ पे मुझे जी कितना मिला, 1/5 मिला। तो ये क्या हो गया भाई, ऑटोमेटिकली 1/r हो गया। और 1/r मतलब क्या होगा, ऑटोमेटिकली जी हो जाएगा। रेडी, दूसरी बात, चलो नेक्स्ट। अब अगर आपको ध्यान रखना भाई, V के सामने मतलब V अगेंस्ट I का ग्राफ दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट। चलो इस बार y क्या होगा, V होगा ना, V अपॉन एक्स कंपोनेंट क्या होगा, I। तो इस बार आपको क्या मिलेगा भाई, R मिलेगा। तो ये आपको स्लोप क्या देगा, वो पूछा जाए
तो रेजिस्टेंस आर देगा। रेडी, चलो नेक्स्ट बात, सेम चीज वी आई, आपको दो ग्राफ्स दिए जाएं, ठीक है, इस तरह से। चलो तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप लोग क्लियर देख सकते हो कि ये जो फर्स्ट आपको ग्राफ दिख रहा है उसका थीटा कितना होगा, थीटा 1, और इसका थीटा कितना होगा, थीटा 2। तो ऑब्वियसली आप लोग देख सकते हो कि भाई कि टेन थीटा 1 क्या होगा, टेन थीटा 2 से ज़्यादा होगा। तो मतलब ये क्या बता रहा है भाई कि टेन थीटा 1 मतलब तो क्या होगा, आप लोग देख सकते हो आर। तो मतलब कि फर्स्ट ग्राफ के अंदर आपको R1 क्या मिलेगा, दूसरे ग्राफ के R2 से ज़्यादा मिलेगा। तो इससे आप लोग क्या नाम दोगे, R1, यहाँ पे बताओगे R2। तो आप देख सकते हो भाई R1 क्या होगा, R2 से ज़्यादा होगा। मैं सेम चीज़ आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। देखो आप दोनों के अंदर हम लोग सेम स्लोप लेंगे, ठीक है, सेम स्लोप। देखो आप रेडी, यहाँ पे क्या होगा भाई, डेल्टा वी, यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा आई, यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा वी, यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा आई। अब आप ही डिसीजन लीजिए, आप ही डिसीजन लीजिए कि यहाँ पे डेल्टा वी मतलब कि न्यूमरेटर क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा और डिनोमिनेटर कम होगा। तो ऑब्वियसली आपको आर क्या मिलेगा, ज़्यादा। यहाँ पे न्यूमरेटर कम है और डिनोमिनेटर देखो अब ज़्यादा है, मतलब कि यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली R2 क्या मिलेगा, इससे कम मिलेगा। तो आप लोग कहीं तरह से इस एमसीक्यू को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात, ये सभी चीज़ें आप लोग कहीं पे नोट डाउन कर लेना भाई, भूलना मत, ये सब आपके एमसीक्यू ही बनेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात, हम लोगों ने क्या बात की भाई कि कंडक्टेंस G इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस R। रेसिप्रोकल मतलब कि रेजिस्टेंस ज़्यादा, तो उसका मतलब क्या होगा कि कंडक्टेंस कम, ठीक है। चलो तो G का अगर आप लोग यूनिट बनाओगे तो क्या होगा, 1/ओहम मिलेगा ना, 1/ओहम। या तो आप लोग बोल सकते हो ओहम ऊपर क्यों जाएगा, क्या मिलेगा आपको, ओहम इनवर्स। या तो आप लोग बोल सकते हो इसका साइन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इसका साइन उल्टा हो जाएगा। या तो आप लोग बोल सकते हो, ध्यान रखना भाई, साइमन भी कंडक्टेंस का यूनिट है। साइमन कहाँ से आया, तो ओहम का पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओहम, ओहम का पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओहम। तो जो साइमन वर्ड आया उसके पूरे नाम में से उसने बताया हुआ है, ठीक है, साइमन। रेडी, तो ये बात हो गई पूरे की पूरी ओहम्स लॉ की। और चलो अब हम लोग लास्ट बात करते हैं, उसकी लिमिटेशंस की, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ ओहम्स लॉ। चलो भाई फर्स्ट लिमिटेशन क्या होगी, यहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ नया सीखने मिलेगा भाई। फर्स्ट लिमिटेशन, इफ टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट, if temperature is not constant, then this law is not applicable, ठीक है। चलो सभी को पता होगा भाई कि टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, इज नॉट कांस्टेंट, देन ये लो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्यों, तो इसी चैप्टर में आप लोग आगे पढ़ने ही वाले हो कि टेम्परेचर होगा तो हर एक सब्सटेंस की रजिस्टिविटी, उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा तो उसके अंदर करंट चेंज हो जाएगा, वोल्टेज चेंज हो जाएगा। मतलब कि अगर टेम्परेचर बदलेगा तो हर एक इलेक्ट्रिक क्वांटिटी क्या हो जाएगी भाई, यहाँ पे चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। इसलिए वहाँ पे ओम्स लॉ आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। तो भाई टेम्परेचर इज द लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। रेडी, तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रखोगे तो ही ओम्स लॉ आप लोग अप्लाई कर सकते हो। चलो सेकंड उसकी लिमिटेशन क्या होगी भाई, the devices for which the IV ग्राफ किसे बोलते हैं भाई, अभी हम लोगों ने जो ड्रॉ किया था वो, ठीक है। I वर्सेस या तो I अगेंस्ट V ग्राफ इज नॉट लीनियर, मतलब नॉट लीनियर मतलब क्या होगा, नॉन लीनियर।
इज नॉट लीनियर, देन दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। तो ये लॉ आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता ही होगा भाई, ऑलमोस्ट सेमीकंडक्टर डिवाइसेस चैप्टर नंबर 14, लाइक डायोड, ट्रांजिस्टर, इन सब में आप लोगों को उसका जो ग्राफ मिलेगा भाई वो क्या मिलेगा, नॉन लीनियर मिलेगा। यहाँ पे हम लोग ड्रॉइंग करने वाले हैं, चलो देखो आप, डायोड में आपको पता होगा भाई इस तरह का आपको ग्राफ मिलेगा। तो दिस ग्राफ इज नॉट लीनियर, दिस ग्राफ इज, यू कैन सी हियर, इट इज नॉन लीनियर ग्राफ। तो यहाँ पे आप लोग ओहम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, ओहम्स लॉ की मदद से आप लोग उसका रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो, लेकिन डायनेमिक रेजिस्टेंस, डायनेमिक मतलब कि किसी भी एक वैल्यू के लिए आप लोगों को वो रेजिस्टेंस मिलेगा, वैल्यू चेंज होगी तो उसका रेजिस्टेंस भी बदल जाएगा, जो आप लोग चैप्टर 14 में पढ़ोगे। रेडी, चलो भाई नेक्स्ट बात, नेक्स्ट उसकी नेक्स्ट लिमिटेशन की बात करें, थर्ड लिमिटेशन, the device is for which IV relations are dependent on साइन ऑफ वोल्टेज। मतलब एक ही वर्ड आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, साइन ऑफ। अगर वोल्टेज की साइन पे डिपेंड करेंगे तो अब मैं डायरेक्ट शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग समझ जाना, ठीक है। तो यहां पे ओम्स लॉ अप्लाई नहीं हो सकता है। मैं आपको यहां पे ये थर्ड लिमिटेशन को पूरी डिटेल में बता रहा हूं। देखो कि अगर फॉर एग्जांपल हम लोग रजिस्टर की बात करें, ठीक है, तो रजिस्टर के साथ चलो मैंने इस तरह से बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है, रेडी। तो इसमें से करंट पास होगा ऑब्वियसली, इसको हम लोग बता देंगे भाई I1, ठीक है। और रजिस्टर वही होगा, वही बैटरी, लेकिन हम लोग वोल्टेज की डायरेक्शन क्या कर देंगे भाई, चेंज कर देंगे। तो अब आप लोग ये पॉइंट समझ गए, साइन ऑफ वोल्टेज मतलब क्या होना, वोल्टेज की डायरेक्शन चेंज कर देना, मतलब कि बैटरी के टर्मिनल्स को उलट सुलट कर देना। मैंने बैटरी के टर्मिनल को क्या कर दिया भाई, एक्सचेंज कर दिए, उल्टा कर दिए। तो क्या होगा भाई, ऑब्वियसली इसमें करंट तो पास होगा ही ना, नहीं, सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। मतलब कि यहाँ पे आप लोगों को I1 इज इक्वल टू I2 तो मिलेगा ही ना, दोनों में करंट तो क्या रहेगा भाई, सेम ही रहेगा, बिकॉज रजिस्टर में बैटरी को चेंज करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता ना। हाँ, वोल्टेज अगर हम लोगों ने चेंज किया होता तो फर्क पड़ता, लेकिन हम लोग तो क्या बात कर रहे हैं भाई कि वोल्टेज की साइन चेंज करोगे तो क्या होगा, तो आपको करंट तो सेम ही मिलेगा। तो यहाँ पे तो क्या होगा भाई, ओम्स लॉ अप्लाई होगा, ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल, ठीक है। यहाँ पे तो अप्लाई होगा रजिस्टर के अंदर, क्योंकि रजिस्टर की खोज ओम ने की ना भाई, तो वहाँ पे तो उसका लॉ अप्लाई होगा ही ना। लेकिन अब सेम चीज़ आप लोग बात करें डायोड के लिए, चलो तो अब आपको पूरा चीज़ समझ में आएगा, इसलिए मैंने आपको पहले रजिस्टर के फॉर्म में बताया, ठीक है। तो डायोड को अगर आप लोग पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करोगे तो चलो ये क्या हो जाएगी भाई, यहाँ पे क्या हुआ उसका P, यहाँ पे हुआ उसका N, तो क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड बायस हो जाएगी। चलो फॉरवर्ड बायस आपको नहीं याद तो कोई बात नहीं, ये जो करंट का एरो दिख रहा है आपको, ये करंट का एरो, और डायोड का जो ये आपको एरो दिख रहा है, देखो आप, ये दोनों क्या होंगे भाई, सेम डायरेक्शन में होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इट विल अलाउ द करंट, ठीक है, इट विल अलाउ द करंट टू पास, ये भाई करंट को पास करने देगी, ठीक है। नेक्स्ट बात, चलो यही डायोड ऐसे ही रखेंगे हम लोग, लेकिन अब हम लोग वोल्टेज की साइन को चेंज कर देंगे। हमने बताया ना भाई, साइन ऑफ वोल्टेज, तो क्या होगा,
वोल्टेज की अगर हम लोग साइन को चेंज कर देंगे तो क्या होगा, देखो अब यहाँ से करंट निकलेगा भाई, वो कहाँ पे जाएगा, आप लोग देख सकते हो ऑपोजिट साइड जाएगा। डायोड का जो एरो आपको दिख रहा है, ठीक है, उससे वो क्या जाएगा भाई, ऑपोजिट साइड जाएगा। तो यहाँ पे डायोड क्या करेगी भाई, करंट को अलाउ नहीं करेगी। रेडी ना, क्या होगा भाई, नो करंट फ्लो। और अगर करंट फ्लो होगा तो वो क्या होगा भाई, एकदम कम होगा, माइक्रो में होगा। मतलब यहाँ पे करंट जो होगा वो क्या होगा, मिली एम्पियर में होगा, और यहाँ पे जो करंट होगा भाई वो एकदम माइक्रो एम्पियर में होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भाई कि क्या होगा, अगर आप लोगों ने वोल्टेज की साइन चेंज की, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने वोल्टेज की साइन को चेंज किया, तो आप लोग देख सकते हो कि भाई एक में करंट आपको मिला, एक में करंट नहीं मिला। तो ऐसे कंसेप्ट्स, ऐसी डिवाइसेस में आप लोग कभी भी ओहम्स लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ओहम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, इज नॉट एप्लीकेबल। मतलब कि डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस ऐसी होंगी जहाँ पे आप लोग बैटरी की डायरेक्शन भी चेंज करोगे तो उसमें करंट चेंज हो जाएगा। मतलब कि वहाँ पे आप लोग ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं कर सकते, ठीक है। चलो अब आएगी लास्ट लिमिटेशन। यहाँ पे भी आपको कुछ नया सीखने मिलेगा भाई। लास्ट लिमिटेशन, द डिवाइसेस in which we get the same current value, for different voltages, right? For them Ohm's law is not एप्लीकेबल। आप लोग आगे का समझ जाना, ठीक है। तो चलो यहाँ पे कौन सा एग्जांपल आएगा भाई, फॉर एग्जांपल यू नो टनल डायोड। कि भाई टनल डायोड एक ऐसी डायोड है जहाँ पे आप लोगों को वोल्टेज की अलग अलग कीमत के लिए आप लोगों को सेम करंट भी मिल सकता है। फॉर एग्जांपल चलो इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, खास ध्यान रखना भाई। यहाँ पे आएगा वोल्टेज, यहाँ पे आएगा करंट, ठीक है। रेडी, चलो यहाँ पे आप लोग क्लियर देख सकते हो भाई। अगर हम लोग यहाँ पे इसे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे आपको करंट की वैल्यू सपोज मिलेगी आई डैश, लेकिन इन तीनों जगह पे आप लोग देख सकते हो आपको करंट तो सेम मिलेगा। चलो वोल्टेज की वैल्यू क्या मिलेगी आप लोग देखिए, यहाँ पे आपको वोल्टेज V1 मिलेगा, यहाँ पे आपको वोल्टेज V2 मिलेगा, और यहाँ पे आपको वोल्टेज V3 मिलेगा। तो कभी भी ये चीज़ रजिस्टर में हो सकती है क्या, कभी भी नहीं हो सकती ना, इसलिए रजिस्टर में ओम्स लॉ अप्लाई होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भाई क्या हो रहा है, देखो कि स्टार्टिंग में जैसे आपने वोल्टेज को इंक्रीज किया, देखो आप, तो नो डाउट करंट भी क्या हो रहा है, देखो आप, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। फिर अचानक से वोल्टेज को और आप लोगों ने इंक्रीज किया, तो यहाँ से देखो आप लोग क्या हो रहा है कि करंट इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे करंट तो क्या हो रहा है भाई, करंट इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, देखो आप, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, करंट डिक्रीज हो रहा है। फिर हम लोगों ने आगे और करंट बढ़ाया, तो यहाँ से अचानक क्या हो गया, फिर से करंट बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो भाई ये सब फिनोमिना कभी भी ओम्स लॉ की वजह से या तो ओम्स लॉ की मदद से आप लोग कभी डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे ओम्स लॉ अप्लाई नहीं होता। दूसरी चीज़ आपको एक क्या सीखने मिलेगी, नहीं, आप लोग खास ध्यान रखना भाई। आप लोग इस एरिया को देख सकते हो, आपको टनल डायोड सपोज ना पूछी जाए, चलो टनल डायोड आपको ना पूछी जाए, लेकिन ये लोग ग्राफ तो पूछ सकते हैं ना, ठीक है, कि भाई ये ग्राफ के अंदर ऐसा कौन सा एरिया है जहां पे आपको नेगेटिव रेजिस्टेंस मिलेगा। इस लेक्चर के आखिरी पॉइंट में भी आपको कुछ मैं नया बताने जा रहा हूं, तो इस एरिया को आप लोग बोलोगे नेगेटिव रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है, नेगेटिव रेजिस्टेंस एरिया। चलो भाई इसको नेगेटिव रेजिस्टेंस एरिया क्यों बोलते हैं, सिंपल सा लॉजिक है भाई, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, देखो इस एरिया के अंदर, फर्स्ट एरिया के अंदर आप लोग देख सकते हो कि वोल्टेज के बढ़ने के साथ करंट भी बढ़ रहा है।
यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो, देखो यहाँ पे भी वोल्टेज के बढ़ने के साथ करंट बढ़ रहा है, लेकिन एक एरिया ऐसा है, मतलब कौन सा, तो ये पिंक वाला एरिया देखो कि जहाँ पे वोल्टेज के बढ़ने से करंट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसको नेगेटिव रेजिस्टेंस क्यों बोलते हैं, समझ में आ गया भाई, कि एरिया, या तो आप लोग बोल सकते हो इसे रीजन। ठीक है, कि इस रीजन के अंदर जब आप लोग टनल डायोड के अंदर वोल्टेज को बढ़ाओगे तो उल्टा करंट बढ़ने की जगह पे घटेगा, इसलिए इस एरिया को आप लोग क्या बोलोगे भाई, नेगेटिव रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, तो चलो भाई इस चीज़ को आप लोग ठीक से लिख लीजिएगा, रिवाइज कर लेना, कुछ डाउट हो तो आप लोग कॉल भी कर सकते हो, पूछ भी सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से कंटिन्यू करने वाले हैं। रेडी? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर।